नमस्कार बच्चों, उपचारात्मक शिक्षण की इस कक्षा में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 9 के विषय विज्ञान के उपविषय हम बीमार क्यों होते हैं के भाग 2 को पढ़ेंगे। मैं राजेश्वरी पाल, सहायक अध्यापिका, राजकीय हाई स्कूल करोरा, मोहनलालगंज से यह भाग लेकर प्रस्तुत हूँ। बच्चों, आपने पिछले भाग में पढ़ा था कि अच्छा स्वास्थ्य और रोग क्या होता है। इस भाग में हम पढ़ेंगे कि रोग का संचरण किस प्रकार से होता है, कौन सी विधियां अपनाकर हम रोग का निवारण कर सकते हैं। रोग के कारण का एक वर्ग संक्रामक कारक है जो अधिकांशतः सूक्ष्म जीवों से फैलता है। दूसरी तरफ कुछ रोग ऐसे भी होते हैं जो संक्रामक कारकों द्वारा नहीं होते। पोषण में कमी, वजन अधिक होना, व्यायाम न करना जैसे कई कारण हो सकते हैं। आइए बच्चों, एक गतिविधि करते हैं। यह देखिए, मेरे इस हाथ में कोई भी रंग नहीं लगा है। अब मेरे दूसरे हाथ में पीला रंग है। मैं इस रंग को इस तरह से लगा रही हूँ, अर्थात मैंने इस हाथ से दूसरे हाथ को छुआ, तो छूने के उपरांत यह रंग मेरे दूसरे हाथ में भी लग गया। इसी प्रकार कुछ जीव अति सूक्ष्म होते हैं जो दिखाई नहीं देते, परंतु एक जगह से दूसरी जगह पर संचारित हो जाते हैं। इसी तरह हमारे रोगाणुओं द्वारा रोग फैलते हैं और हम बीमार हो जाते हैं। बच्चों, इस अध्याय में हमारे चर्चा के मुख्य बिंदु रहेंगे समुचित पोषण, व्यक्ति की दिनचर्या, आनुवंशिक कारण, संक्रामक रोग फैलने के कारण अथवा साधन, रोगों के अंग विशिष्ट तथा ऊतक विशिष्ट अभिव्यक्ति और उपचार के नियम तथा निवारण के सिद्धांत। बच्चों, जब हम रोग के कारक की बात करते हैं तो हम इन कारकों को दो भागों में वर्गीकृत करते हैं, तत्कालिक कारक और सहायक कारक। तत्कालिक कारक वास्तविक कारक होते हैं और इन्हें हम प्राथमिक कारक भी कहते हैं। विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीव जैसे बैक्टीरिया, विषाणु, प्रोटोजोआ आदि सूक्ष्म जीव जो रोग उत्पन्न करते हैं वे तत्कालिक कारक के अंतर्गत आते हैं। तत्कालिक कारक को हम दो भागों में बांटते हैं, संक्रामक कारक और असंक्रामक कारक। संक्रामक कारक में सूक्ष्म जो जीवों से उत्पन्न रोगों को लेते हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक फैल जाते हैं। असंक्रामक कारक में वे रोग होते हैं जो व्यक्ति विशेष तक ही सीमित रहते हैं और रोगी व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति तक नहीं फैलते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं सहायक कारक। ये कारक स्वयं रोग उत्पन्न नहीं करते हैं। बच्चों, एक उदाहरण से हम इसे समझते हैं कि जैसे कोई बच्चा है और वह दस्त के रोग से ग्रस्त है। अब हम यह देखेंगे कि दस्त का रोग उसे कैसे हुआ। तो यह एक वायरल इन्फेक्शन के कारण हो सकता है, यानी उस बच्चे ने दूषित जल पिया और दस्त का वायरस उसके शरीर के भीतर प्रवेश कर गया। हम यह भी देखेंगे कि यदि अन्य बच्चों ने भी वही दूषित जल पिया तो उन्हें दस्त का रोग नहीं हुआ। अब कारण यह भी हो सकता है कि वह बच्चा अस्वस्थ है। अब इस अस्वस्थता का क्या कारण होगा? तो हो सकता है उस बच्चे में पोषण की कमी हो, वह भोजन ठीक से ग्रहण ना कर पाता हो। भोजन ठीक से ना ग्रहण कर पाने का कारण यह भी हो सकता है कि वह बच्चा गरीब हो और उसे भोजन समुचित
मात्रा में नहीं मिल पाता है। दूसरा कारण यह भी हो सकता है आनुवंशिक विकार, यानी उस बच्चे के शरीर में कोई ऐसा आनुवंशिक विकार है जिसकी वजह से वह सदा दस्त के रोग से प्रभावित हो जाता है। और कई बार बच्चे की आर्थिक स्थिति भी नहीं अच्छी हो सकती है, जिसकी वजह से उसके आसपास स्वच्छता का वातावरण न हो और उसे दूषित जल पीना पड़ता हो। तो ये सभी सहायक कारक हैं। यहाँ यह स्पष्ट होता है कि रोग के तत्कालिक कारक और सहायक कारक होते हैं। बच्चों, वही हम फिर से रिपीट करते हैं कि समुचित पोषण और व्यक्ति की दिनचर्या पोषक तत्वों की कमी के कारण व्यक्ति अस्वस्थ व रोगों के प्रति असंवेदनशील हो जाता है। इसलिए व्यक्ति की दिनचर्या भी नियमित होनी चाहिए, समय पर भोजन ग्रहण करना चाहिए। नियमित व्यायाम से रोगों को रोका जा सकता है। और कई बार मनुष्य के शरीर में कुछ आनुवंशिक विकार होते हैं जो जन्म से ही उपस्थित होते हैं। ये माता पिता से संतति में वंशागत होते हैं। इसका कारण जीव की आनुवंशिक संरचना में विकृति उत्पन्न होना है। बच्चों, वह रोग जो सूक्ष्म जीवों द्वारा होते हैं उन्हें संक्रामक रोग भी कहते हैं, क्योंकि सूक्ष्म जीव आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर फैल सकते हैं, इसलिए यह रोग भी आसानी से फैल जाते हैं और इन्हें संचारी रोग भी कहते हैं। जैसे विषाणु जनित रोग हैं जुकाम, रेबीज, पोलियो, एड्स। बैक्टीरिया जनित रोग हैं क्षय रोग, हैजा, टाइफाइड और न्यूमोनिया। फंजाई अथवा कवक जनित रोग हैं खाद्य विषाक्तता, फूड पॉइजनिंग और दाद। प्रोटोजोआ जनित रोग हैं मलेरिया। और बहुकोशिक जीवों अथवा कृमि जनित रोग हैं फाइलेरिया। तो यदि आपसे प्रश्न किया जाएगा कि आप कुछ रोगों के नाम बताइए जो इन सूक्ष्म जीवों से फैलते हैं, तो आप इन रोगों के नाम बता सकते हैं। बच्चों, अब प्रश्न यह उठता है कि ये जो संक्रामक रोग हैं ये किस प्रकार फैलते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि संक्रामक रोग किस प्रकार से फैलते हैं। पहला है वायु द्वारा प्रसारण। बच्चों, कई रोग जैसे खांसी, सर्दी, जुकाम अथवा खसरा जो सूक्ष्म जीवों द्वारा होते हैं ये वायु द्वारा फैलते हैं। जैसे किसी व्यक्ति को जुकाम है और वह छींकता है या खांसता है तो उसके नाक और मुंह से कुछ बूंदक बाहर निकल जाते हैं। यदि समीप में कोई स्वस्थ व्यक्ति खड़ा है और वह श्वास ले रहा है तो जिसके कारण वही बूंदक उसके शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और रोगाणुओं को आक्रमण करने के लिए एक नया जीव मिल जाता है। दूसरा पॉइंट है जल एवं खाद्य पदार्थों द्वारा प्रसारण। बच्चों, घरों में और होटलों में कई बार टंकियों में कई दिनों तक पानी एकत्रित रह जाता है। समय समय पर टंकी की सफाई नहीं हो पाती है, जिस वजह से बहुत से रोगाणु उन्हीं टंकियों में डेवलप कर जाते हैं, पनप जाते हैं और जल को दूषित कर देते हैं। दूषित जल पीने से भी बहुत सारे रोग व्यक्ति को हो सकते हैं। तीसरा है स्पर्श द्वारा प्रसारण। जो संक्रमित व्यक्ति होता है, आपने देखा होगा कई रोगों में उसे अलग कर दिया जाता है, आइसोलेट कर दिया जाता है। ऐसा आपने कोविड-19 के केस में भी देखा था। तो उस व्यक्ति को इसलिए अलग किया जाता है क्योंकि कई बार उसकी स्पर्श की गई चीज़ें जैसे बर्तन या वस्त्र आदि से भी प्रसारण रोग का
हो सकता है। चौथा है कीटों द्वारा प्रसारण। विभिन्न प्रकार के रोग जैसे डेंगू, मलेरिया ये मच्छरों के काटने से फैलते हैं। इसी प्रकार टाइफाइड यह मक्खियों के द्वारा प्रसारित होता है। पांचवा है जंतुओं द्वारा प्रसारण। यहाँ हम उदाहरण रेबीज रोग का लेंगे। रेबीज का रोग कुत्तों के काटने द्वारा प्रसारित होता है। रेबीज का विषाणु यह कुत्तों की लार में होता है। जब कोई कुत्ता किसी स्वस्थ व्यक्ति को काटता है तो उसकी लार द्वारा यह वायरस स्वस्थ व्यक्ति के भीतर चला जाता है और रोग उत्पन्न करता है। छठा है अन्य साधनों द्वारा प्रसारण। अस्पतालों में हम टेस्ट करवाने जाते हैं या फिर कई बार हमें इंजेक्शन लगता है, तो एक ही सिरिंज का प्रयोग यदि विभिन्न व्यक्तियों में किया जाएगा तो वह सिरिंज भी इन्फेक्शन का कारण हो सकता है, उसके द्वारा भी रोग प्रसारित हो सकते हैं। तो बच्चों, आपने देखा कि रोग फैलने के साधन कौन कौन से हैं। बच्चों, क्या आपने कभी सोचा है कि विभिन्न साधनों द्वारा जो ये रोग फैलते हैं ये हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं, तो ये जाते कहाँ हैं? ये सूक्ष्म जीव के विभिन्न स्पीशीज शरीर के विभिन्न भागों में विकसित होते हैं। ऐसा चुनाव उनके प्रवेश के स्थान पर निर्भर करता है। जैसे हवा से नाक द्वारा प्रवेश करने पर सूक्ष्म जीव फेफड़ों में चले जाते हैं और ऐसा क्षय रोग के बैक्टीरिया द्वारा होता है। इसी प्रकार टाइफाइड रोग के बैक्टीरिया द्वारा मुंह से प्रवेश किया जाता है और वे आहार नाल में चले जाते हैं। बच्चों, जिस ऊतक या अंग पर सूक्ष्म जीव आक्रमण करता है, रोग के लक्षण तथा चिन्ह उसी पर निर्भर करते हैं। जैसे यदि फेफड़ों पर आक्रमण हुआ है तो हमें खांसी आएगी, हमारी सांस फूलेगी, यह लक्षण प्रदर्शित होगा। इसी प्रकार यदि हमारे मस्तिष्क पर आक्रमण हुआ है तो हमें चक्कर आएगा, उल्टी आएगी या असहजता महसूस होगी। तो जिस ऊतक या अंग पर सूक्ष्म जीव आक्रमण करता है, रोग के लक्षण उसी पर निर्भर करते हैं। बच्चों, आपको एक बात और स्मरण करनी होगी कि रोगों की तीव्रता की अभिव्यक्ति सूक्ष्म जीवों पर निर्भर करती है। यदि सूक्ष्म जीव कम मात्रा में होंगे तो रोग की तीव्रता की अभिव्यक्ति भी कम होगी। यदि सूक्ष्म जीव अधिक मात्रा में होंगे तो रोग की तीव्रता की अभिव्यक्ति इतनी अधिक होगी कि जीवन को भी खतरा हो जाएगा। बच्चों, एक डायग्राम के द्वारा हम समझ लेते हैं शॉर्ट में कि देखिए, हवा द्वारा यहाँ पे बैक्टीरिया आ रहे हैं, वह फेफड़ों को संक्रमित कर रहे हैं और हमारे जब फेफड़े संक्रमित हो रहे हैं तो हमें सांस लेने में कठिनाई होती है। ऐसा क्षय रोग में होता है। इसी प्रकार मुख द्वारा जब रोगाणु प्रवेश कर रहे हैं तो वह आहार नाल में जाएंगे और आहार नाल को संक्रमित करेंगे। इसी प्रकार यह टाइफाइड के केस में होगा और इसी प्रकार पीलिया के केस में मुख द्वारा प्रवेश करने पर वे यकृत में जाएंगे। बच्चों, जब आप बीमार हो जाते हैं तो सबसे पहले आपके कुटुंब के लोग आपका उपचार करते हैं। उपचार के दो उपाय हैं। पहला, रोग के प्रभाव को कम करना और दूसरा, रोग के कारण को नष्ट करना। बच्चों,
जब आपको बुखार हो जाता है तो आप दवा ले लेते हैं और उस दवा के कारण आपका बुखार कुछ कम हो जाता है। इस प्रकार आप रोग के द्वारा उत्पन्न लक्षण के कम होने पर आराम करके अपनी ऊर्जा का संरक्षण कर सकते हैं और अपने रोग के प्रभाव को कम कर सकते हैं। दूसरा उपाय है रोग के कारण को नष्ट करना। कई बार रोग के प्रभाव को कम करने से आपको आराम महसूस नहीं होता है, तो हमें इन रोग के कारणों को नष्ट करना होगा। रोग के कारण को नष्ट हम औषधियों द्वारा कर सकते हैं। औषधियाँ दो प्रकार की हम ले सकते हैं, एंटीबायोटिक औषधियाँ और एंटीवायरल औषधियाँ। एंटीबायोटिक औषधियाँ ये बैक्टीरिया के संश्लेषी मार्ग को रोक देती हैं और हमारे शरीर के ऊतकों को प्रभावित नहीं करती हैं। बच्चों, उपचार से अच्छा है निवारण, क्योंकि यदि व्यक्ति रोग से ग्रस्त हो जाता है और हम उसका उपचार करते हैं तो उपचार में काफ़ी लंबा समय लग सकता है और कई बार ऐसा भी होता है कि व्यक्ति काफ़ी समय से उपचार के बाद भी स्वयं को पूर्णतया स्वस्थ महसूस नहीं करता है। इसलिए हमें निवारण को अपनाना चाहिए। निवारण की दो विधियां हैं, सामान्य विधियां और रोग विशिष्ट विधियां। सामान्य विधियों में हम लेते हैं संक्रमित होने से बचाव को, अर्थात व्यक्ति यदि रोग से संक्रमित हो गया है तो हमें बचाव को अपनाना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर व्यक्ति ज़ुकाम से संक्रमित है और वह बाहर जा रहा है तो उसे मास्क लगाना चाहिए। जो वायु से फैलने वाले रोग हैं, जो वातोड़ कहलाते हैं, और जल से फैलने वाले रोग हैं जो जलोढ़ कहलाते हैं, यदि हम उनसे संक्रमित होते हैं तो हमें उनके बचाव के लिए कुछ एहतियात बरतना चाहिए। जैसे हमें मास्क लगाना चाहिए। हम यदि संक्रमित हैं तो हमें खुद को आइसोलेट कर लेना चाहिए। दूसरा, हमें स्वच्छता का पालन करना चाहिए। हम जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं हमें उसे साफ सुथरा रखना चाहिए। पिछले अध्याय में हमने पढ़ा था कि हम 5F को फॉलो करके रोगों के संचरण को रोक सकते हैं। और तीसरा है शक्तिशाली प्रतिरक्षा तंत्र। बच्चों, जैसे ही कोई रोगाणु हमारे शरीर पर आक्रमण करता है तो सबसे पहले हमारा प्रतिरक्षा तंत्र सक्रिय हो जाता है और वह उन रोगाणुओं से लड़ता है। इसलिए शक्तिशाली प्रतिरक्षा तंत्र का होना आवश्यक है। अब हम अपने प्रतिरक्षा तंत्र को शक्तिशाली किस प्रकार बना सकते हैं? तो हमें संतुलित आहार ग्रहण करना चाहिए, व्यायाम करना चाहिए और नशे की आदतों से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। इन तीनों पॉइंट्स को फॉलो करके हम अपने प्रतिरक्षा तंत्र को शक्तिशाली बना सकते हैं। बच्चों, दूसरी विधियां हैं रोग विशिष्ट विधियां, जिसमें आता है प्रतिरक्षीकरण और टीकाकरण। जब रोगाणु हमारे शरीर पर हमला करते हैं तो हमारा प्रतिरक्षात्मक तंत्र सक्रिय होकर उन रोगाणुओं को स्मरण कर लेता है और अगली बार जब वही रोगाणु या उससे मिलते जुलते रोगाणु शरीर पर हमला करते हैं तो हमारा प्रतिरक्षा तंत्र उन्हें नष्ट कर देता है। यही प्रतिरक्षीकरण का आधार है। इसी प्रकार प्रयोगशाला में कई प्रकार के टीकों का निर्माण होता है जो हमारे शरीर में रोग होने से पहले ही प्रवेश करा दिए जाते हैं।
यह काफ़ी समय तक व्यक्ति के शरीर में रहते हैं। जैसे ही व्यक्ति रोग से ग्रसित होता है, इन टीकों के द्वारा जो प्रतिरक्षी बन गए होते हैं शरीर में, वे प्रतिरक्षी इन रोगाणुओं को नष्ट कर देते हैं। तो इस तरह से हम प्रतिरक्षीकरण और टीकाकरण के द्वारा भी रोग से लड़ सकते हैं। तो बच्चों, आज हमने रोग के विभिन्न प्रकार के साधन जिनसे रोग फैलता है और रोग के निवारण के सिद्धांतों के बारे में पढ़ चुके हैं। अब मैं आपको गृह कार्य दे रही हूँ जिसमें आपको यह प्रश्न अपनी कॉपी में करना है। तो प्रश्न 1 है, क्षय रोग का बैक्टीरिया नाक के द्वारा कहाँ पहुँचता है। दूसरा प्रश्न है, एड्स विषाणु या जीवाणु द्वारा फैलने वाला रोग है। प्रश्न 3, सक्रिय तथा सशक्त प्रतिरक्षा प्रणाली को विकसित करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। और प्रश्न 4, प्रतिरक्षीकरण से क्या अभिप्राय है। बच्चों, आज मैं आशा करती हूँ कि आपको हम बीमार क्यों पढ़ते हैं का भाग 2 समझ आया होगा। और यदि आपको कोई टर्म क्लियर नहीं हुई है तो आप अपने विषय अध्यापक से सहायता ले सकते हैं। धन्यवाद।